नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। अयोध्या में आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ बनाई जा रही है, जिसके लिए वहां पर एक विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो पिछले साल 22 जनवरी को हुई थी, आज 11 जनवरी ही तो है, तो पहली वर्षगांठ आज क्यों मन रही है? वर्षगांठ तो 22 जनवरी को मनाई जानी चाहिए। तो आपको विशेष पूजा अर्चना की तस्वीर दिखाने से पहले इसी सवाल का जवाब दे देते हैं। दरअसल दो किस्म के कैलेंडर होते हैं, हम सब जानते हैं। जो आजकल सब चलता है अंग्रेजी और दूसरा हिंदू कैलेंडर। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली सालगिरह 22 जनवरी को ही होगी, लेकिन उनकी वर्षगांठ हिंदी पंचांग के मुताबिक मनाया जा रहा है। हिंदी पंचांग के मुताबिक 22 जनवरी 2024 को पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी थी, और इस साल पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी आज यानी कि 11 जनवरी को है। इसलिए आज के दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। और आपको अब तस्वीरें भी दिखाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के मौके पर अयोध्या में 3 दिन का उत्सव मनाया जा रहा है। इन 3 दिनों में कोई वीआईपी दर्शन नहीं होंगे, ये खास बात है। आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन सुबह 6:30 बजे से लेकर के रात को 9:30 बजे तक खुला रहेगा। आज रामलला का दुग्धाभिषेक किया गया, उसके बाद पंचामृत अभिषेक किया गया। पहले दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक हुआ और फिर उसके बाद गंगा जल से स्नान। इसके बाद रामलला का श्रृंगार किया गया, उन्हें पीतांबर वस्त्र पहनाए गए। इसमें सोने के तारों से बुनाई की गई है, उनके मुकुट में एक हीरा जड़ा हुआ है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि राम मंदिर विकसित भारत के संकल्प सिद्धि में मदद करेगा। सदियों की प्रतीक्षा के बाद, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए। उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मिला है। तुझसे ही तो है शक्ति मेरी रामा। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। तुझ में ही तो है भक्ति मेरी, तुझसे ही तो है शक्ति मेरी। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे, उस वक्त उन्होंने जो कुछ कहा था, उन्हीं को कुछ तस्वीरों के साथ उन्होंने शेयर किया। वो वीडियो हम आपको भी इस वक्त दिखा रहे थे, और ये इस वक्त की तस्वीरें हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री वो अभी अभी अयोध्या पहुंचे हैं, राम मंदिर पहुंच चुके हैं, मंदिर में जाकर दर्शन कर रहे हैं। उसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। अवधेश कुमार जी प्रोग्राम में आ गए। अवधेश जी, बहुत स्वागत आपका। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। सर स्वागत आपका भी। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। सर स्वागत आपका। फिर तस्वीरें स्क्रीन पर ले लीजिए। और प्रोग्राम में तो हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो पॉलिटिक्स की बात करेंगे सर, लेकिन मौका ये आज बड़ा है। अब जरा आप याद करें 22 जनवरी 2024 का माहौल। उसके बाद लोकसभा का चुनाव होना था, और लोग सब ने कहा कि भाई इस माहौल में भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। मोदी जी 400 पार कह रहे थे, तो 400 पार भी आ जाएंगे, ऐसा लग रहा था उस वक्त। और हम लोगों को भी लग रहा था, आपने तमाम देखे सर्वे वगैरह भी सब आए, हालांकि वो सब गलत साबित हुआ। 240 उसके बाद नंबर आया भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद आप देखिए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है। हरियाणा, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव जीता। इवन लोकसभा चुनाव के साथ जो विधानसभा चुनाव हुए थे वो भी बीजेपी ही जीती थी। उसमें उड़ीसा का चुनाव हुआ, बिल्कुल सत्ता परिवर्तन हो गया वहां पर, और लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी की हुई। आंध्र प्रदेश में बीजेपी छोटी पार्टनर है, लेकिन जीत वहां पर भी हुई एनडीए की। तो अगर कोई कनेक्शन है इस किस्म के धार्मिक आयोजनों का राजनीति के साथ, वोट के साथ, तो वो क्या स्थापित होता हुआ दिखाई दिया? क्योंकि अब भी हम चुनाव के बीच में ही आपसे बात कर रहे हैं, अब दिल्ली का चुनाव होना है, तो जरा हम इसकी एक बात कर लें। पहले तस्वीरों पर कुछ कहना चाहेंगे जी? आज पहली वर्षगांठ है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। हम सब लोग पिछली बार भी वहाँ थे और अपनी आंखों से विहंगम दृश्य देखा था। मैंने एक टिप्पणी भी की थी
कि यह विश्व के इतिहास की नई क्रांति है। अभी तक क्रांतियां हमने हिंसक अहिंसक तरीके से सत्ता को बदलते हुए देखा है, लेकिन यह एक ऐसी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्रांति है जिसका न कोई नेता है, न जिसके पीछे लोग हैं, न जहां कोई राजनीतिक सत्ता है आदेश देने वाला, लेकिन संपूर्ण देश से स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध सब इतने कष्ट सह के आ रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं। और यहाँ से जो प्रधानमंत्री जी ने उस समय कहा था, आपने बहुत अच्छा सुनाया है कि भारत के अभ्युदय का विश्व के स्तर पर, लेकिन उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया था, यह सार्वकालिक उद्गम है, उद्भव है, यह सार्वकालिक उद्भव है। और आरएसएस के जो सत्संग चालक डॉक्टर मोहन भागवत थे कि यहाँ से भारत के लोगों के लिए तपस्या की एक शुरुआत होती है कि हम सबके लिए जिएं, देश के लिए दान करें, स्वयं के लिए करें। तो वो एक वैश्विक क्रांति की शुरुआत थी, लेकिन आप उसको राजनीतिक की दृष्टि से जब ले जाएंगे तो उस पर अलग होगी। आज जो ये परिदृश्य है ये बता रहा है कि भारत की राजनीति की और राजनीतिक सत्ता में अगर भारत की अध्यात्म, संस्कृति और धर्म को समझने वाले लोग होते हैं तो किस प्रकार से संतुलन स्थापित होता है धर्म, समाज, अर्थ और राजनीति के बीच। ये दो उत्सव है, आप शायद कुंभ पर भी करेंगे, बिल्कुल जोड़ के ये अच्छा कि आपने याद दिला। अयोध्या और कुंभ, ये दो जो दिखाई दे रहा है कि पहली बार हुआ है। कुंभ भारत में पहले भी हुए हैं, लेकिन पहली बार की सत्ता ने भी अपने तरीके से किया है, लेकिन पहली बार हो रहा है कि एक सत्ता में बैठे हुए लोग जानते हैं कि उसके कर्म कांड क्या है, उसमें मंत्रों का क्या महत्व है, उसमें खाने का क्या की व्यवस्था होती है, कैसे कितनी दूरी पर लोगों को रहना है। ये सत्ता के स्तर से इस प्रकार का सहयोग पहले नहीं देखा गया। और मैं समझता हूं कि विश्व के इतिहास में इस बार भारत ने उसको भी उसी रूप में प्रेजेंट किया है कि संपूर्ण देश हमको देख के सीखे कि भारत में विविध धर्म, विविध पंथ, विविध विचार होते हुए, आपस में द्वंद्व होते हुए भी कैसे नियम पूर्वक पालन करते हैं और इतने लोगों को कैसे व्यवस्थित तरीके से सरकार प्रबंधन करके और इसको सहभाव सद्भाव से इसका निपटारा, इसका समापन करती है। तो वो जो विश्व गुरु का भाव है कि विश्व गुरु का मतलब है थोड़े कि हम सिखाने जाएंगे, ठीक बात है। हमारा व्यवहार जो है, जो सोच है, जो वहाँ की वाणी है, जो सब कुछ देख के लोग हमसे सीखते हैं। तो ये दो ऐसे विषय थे जो अच्छा ये। अब जरा सर इनकी पॉलिटिक्स पर हम लोग आए एक बार, जरा तस्वीरें स्क्रीन पर एक बार फुल स्क्रीन ले लीजिए। थोड़ा सा सुनाना भी चाहिए, वहाँ पर मोदी जी पहुंचे हुए हैं। ये भी तस्वीरें बड़ी दिलचस्प होती हैं। योगी जी मुख्यमंत्री भी हैं और संत भी हैं, तो लोग उनके पांव छूते हैं और अभी तो मंदिर में ही खड़े हैं। आमतौर पर कोई नेता, चंपत राय जी हैं शायद साथ में उनके, कोई नेता अगर मंदिर जाता है तो हमारे यहाँ भी मतलब चलन हो गया कि हम लोग मतलब उसको राजनीति के चश्मे से ही देखते हैं। ये देखो, नेता मंदिर में गया है तो वोट मांगने के लिए कुछ गया होगा, कुछ ना कुछ तो ये ना उसी दृष्टि से कुछ कर रहा है। योगी जी के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते, मतलब इनकी धार्मिकता के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ना इन पर ही आक्षेप किया जा सकता। मंदिर के बाहर भी अब वो आ गए हैं सर, लेकिन मंदिर और वोट का कनेक्शन तो होता ही है और हर किसी ने इस्तेमाल किया है इसको आज तक। ये भी गलत होगा अगर हम कहेंगे बीजेपी ने नहीं किया 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले इसी राम मंदिर को, लेकिन उस वक्त लगा काम नहीं किया ये। अब राम मंदिर का 1 साल पूरा हो गया है, आज सर ने याद दिला दिया, कुंभ भी चल रहा है, व्यवस्थाएं करना सरकारों का काम है, लेकिन क्रेडिट लेना भी तो उन्हीं का काम है। नहीं, जो व्यवस्था करेगा उसको क्रेडिट मिले, उसमें कोई वो नहीं होती, आपत्ति भी नहीं होती। लेकिन जैसे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को हम वहाँ देख रहे थे 22 जनवरी 2024 को, उससे पहले हम लोगों ने, मैं तो मूवमेंट को भी बहुत लंबे समय तक देखा है, 90 से अब तक। राम मंदिर के नाम पर राजनीति हुई, इसको तो आप मना ही नहीं कर सकते कि राजनीति नहीं हुई, लेकिन राम को राजनीति के लिए इस्तेमाल करना जो है वो नहीं हो पाता। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है 22 जनवरी 2024 की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, जब अयोध्या में, फैजाबाद में लोकसभा चुनाव की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो इसका मतलब है कि आप राम को राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ये उन लोगों का भी सबक है जो ये समझ रहे थे कि वो राम को हरा दिया है अयोध्या जीतकर। राजनीति अलग चीज़ है, समझे।
और जिन लोगों ने इसको बहुत सीरियसली लिया कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी हार गई, तो इसका मतलब मैं समझता हूँ कि वो ये समझ रहे थे कि राम उनकी राजनीति के काम आएंगे, या राम ही काम आएंगे। राम ही काम आएंगे, यूं कह लीजिए। राम अपनी जगह पर है, राम एक आध्यात्मिक आंदोलन के, सांस्कृतिक आंदोलन के प्रतीक है हिंदुस्तान में, ठीक है। सबके राम जब आप बोलते हैं तो वो राजनीति के राम नहीं होते। नहीं सर, बहुत से लोग लेकिन ये भी कहते हैं कि ये भी राम जी ने बचा लिया कि 240 तो आए, मतलब इसमें भी राम जी का क्रेडिट है, राम मंदिर का क्रेडिट है। क्रेडिट देखिए, हमारे यहाँ हिंदू परंपरा में ही है कि जो भी अच्छा होता है उसकी क्रेडिट ईश्वर को देते ही है, समझे। उसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि उससे एक आपका विश्वास, उसका जीवन जीने का उत्साह आप में बना रहता। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमको ये घाव गहरा लगा कि अयोध्या में हार गए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उसको इशू के तौर पे लिया है, और ख़ासतौर से योगी आदित्यनाथ जी ने भी, कि भाई ये तो बड़ा हो गया, झटका हो गया है। मैं नहीं समझता, अयोध्या भी जैसे 240 आया, आप 303 से 60 हार गए, वो एक राजनीतिक परिणति के तौर पर उसको देखना चाहिए। और अखिलेश जी भी ये समझते हो, जो खासतौर से वो हैं अवधेश प्रसाद जी, वो देख रहे हैं कि राम को हरा दिया हो, तो राम को नहीं हराया ना, राम अपनी जगह पर है। आज भी लोग, लाखों लोग वहां पर जा रहे हैं। उस समय से अब तक सबने माना, विपक्ष ने माना कि हिंदुओं ने झटका दिया योगी मोदी को, और योगी मोदी की मतलब, और विपक्ष जो है, अब हिंदू जो वोट जो है, अब उसका मन भर गया। नहीं, हिंदू वोट का मन नहीं भरा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समझे कि हिंदू केवल उन्हीं के हैं, इस राजनीति से अलग होना पड़ेगा, इसको समझ। अब आप दिखा रहे हैं 14 करोड़ लोगों ने दर्शन किए हैं, तो वो सारे 14 करोड़ लोगों ने बीजेपी को वोट तो नहीं दिया ना। बिल्कुल ठीक। तो राम को, हिंदू को और बीजेपी को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए, और विपक्ष को भी ये एरोगेंस नहीं होना चाहिए कि देखो उनको, राम को हमने हरा दिया या उस आध्यात्मिक आंदोलन को हरा दिया। वो आध्यात्मिक आंदोलन का मसला नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो सब उसको करती हैं। आप ये कहें कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ संत हैं इसीलिए जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। अभी उनकी चिंता दर्शन के साथ साथ मिल्कीपुर भी हो रही है, ठीक है। अंदर मन में मिल्कीपुर भी चल रहा होगा। तो ना हिंदुओं का मन भरा था, इसलिए उन्होंने झटका दिया लोकसभा चुनाव में, और ना उसके बाद से वो जितने चुनाव जीते, ना उसके बाद से जितने चुनाव जीते हैं वो भी सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर जीते। ये भी नहीं कहा जा सकता, ये भी नहीं कहा जा सकता उसके। समीर जी, देखिए, इसे पहली बार नहीं है कि इस तरीके से कि भाई अयोध्या हार गए तो हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी को खारिज कर दिया। अगर आप बाबरी मस्जिद के बाद अगर जो चुनाव हुए थे, जब भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों की सरकारें बर्खास्त कर दी गई थी, जिसमें राजस्थान थी, हिमाचल प्रदेश थी, यूपी में दोबारा नहीं आई, जब वो चुनाव हुए तो उसमें कहीं नहीं लौटे राजस्थान को छोड़ के। आप मध्य प्रदेश हार गए, आप हिमाचल हार गए, आप उत्तर प्रदेश हार गए, राजस्थान में तो आपने गठबंधन में सरकार बचा ली थी, तो 3 राज्य में आपकी सरकार नहीं लौटी थी। तो उससे में भी ये संदेश दिया था, और भारतीय जनता पार्टी ने तब ये कहा था, जब अटल बिहारी वाजपेयी से लाल कृष्ण आडवाणी जी से पूछा गया था कि आपने तो किया था, आपको लग रहा था आप चारों जगह सरकार बना लोगे, आप सरकार में लौटे नहीं है, तो आडवाणी कहा था कि राम हमारे लिए आस्था का विषय, राजनीति का विषय नहीं है। हम आज चुनाव हारे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी आस्था डिग गई है। राम मंदिर आंदोलन हमारे केंद्र में हमें रहेगा, और उसका फल भारतीय जनता पार्टी को मिला ना। लगातार आस्था पे भरोसा रहा, चुनाव हारे भी, लेकिन केंद्र में सरकार बनाई। उसी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद सरकार बनाई, कल्याण जी उसके मुख्यमंत्री बने फिर से भारतीय जनता पार्टी के, और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ने देश में सरकार बनाई, और आज भारतीय जनता पार्टी कहाँ है। तो उससे भारतीय जनता पार्टी का राम आंदोलन और संघ का जो राम आंदोलन में मूवमेंट था, वो सिर्फ कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं था कि राम को आगे करके हम वोट ले लेंगे। वो तो भारतीय जनता पार्टी का आस्था का प्रतीक रहा है। भारतीय जनता पार्टी को कभी इस बात का भरोसा नहीं था कि सिर्फ राम के नाम पर उन्हें वोट मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात का जिक्र अब 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले अपने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा था कि मोदी और मंदिर ही आपको सिर्फ जीत नहीं दिला सकते, आपको जनता के बीच जाना होगा। तो ये तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि जनता के बीच काम करोगे तो आप जीतोगे, जनता का मन जीतना है, जनता के लिए काम करना है। प्रधानमंत्री मोदी जैसा कर्मशील आदमी तो हिंदुस्तान में कुछ दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। सांस्कृतिक विषय अलग है, राजनीति अलग है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितने धार्मिक है उससे ज्यादा कर्म करते हैं। वो आप 24 घंटे में से 18 घंटे वो आदमी काम कर रहा है। वो सिर्फ राम के नाम पे थोड़ी चुनाव जीत रहे हैं, मोदी अपने काम के दम पर। ये सवाल सर मेरा आपसे भी, क्या अब देश में हिंदू मतदाता इस किस्म के आयोजनों से या ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि होती है जैसे राम मंदिर बना, इससे उस रूप में आंदोलित नहीं होता कि फिर वो चुनाव में भी उससे प्रभावित हो? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। जैसे आप ही ने एक लाइन तो बोल ही दिया कि भाई 240 आ गए, वो भी तो देखिए क्या हो सकता था। देखिए, संस्कृति के जो 8 पहलू हैं उसमें राजसत्ता भी है, संस्कृति में अर्थ भी है, कूटनीति भी है। संस्कृति हमारे यहाँ, मैं बार बार आपके भी शो में कहा हूं कि कल्चर का रूपांतर संस्कृति नहीं है, वो कल्ट से कल्चर बना हुआ है हमारे देश में। देखिए, वो जो उस समय आप जो चुनाव जो निर्भर करता है कि किसी भी मुद्दे को पार्टी मतदाता तक किस रूप में ले जाती है, जो वहां आपके प्रतिनिधि हैं जीतने वाले, वो उसके प्रतीक हैं या नहीं है। आप
मतलब आप उस रूप में भी काम कर रहे हैं कि नहीं? अगर राम का आदर्श है तो फिर राम की तरह दिखने वाले कैंडिडेट्स लोगों के सामने होने चाहिए, वो प्रेरणा भी होनी चाहिए। तो राजनीति में उसकी आवश्यकता रही है और उसके कारण लोगों को जो उत्तर प्रदेश या बाकी जगह जो आई है उसमें आप जानते हैं हम सब लोगों ने उसका विश्लेषण किया। देखिए वो एक अद्भुत क्रांति थी। मैं देख रहा था वहां कि लोग, मैं एक 16 साल का, हम लोग घूम रहे थे, 15-16 साल के 4-5 लड़के बिल्कुल कुचैला पहने हुए, गंदा एक झोला टांगे हुए। मैं रोका, पूछा कहां से आ रहे हो? तो बोला कि मैं जालंधर से आ रहा हूं। कैसे आए हो? तो ट्रेन से आए हैं। क्यों आए हो? तो रामलला को देखने आए हैं। उसके पास मैंने देखा कि एक कहानी बता, राजनीति कर रहे हैं, तो उस सब के पास पैसे कम थे। उसने एक बर्फी खरीदी और चारों उसमें से टुकड़े बांट के खाए और चारों ने पैसा निकाला। वहां जो एक पीला वाला झंडा था निकाला, अपने गाड़ा। तो हमने उसको रोका, हमने कहा तुम लोगों के पास पैसे नहीं है? फिर हमने उसको कुछ पैसे निकाल के दिए, उससे बात की, उसकी फोटो खींचे। ऐसे में 20 कहानियां बता सकता हूं। हमने कहा इसको मालूम है कौन किया है? तो बोला जोगी जी, मोदी जी ने किया है। अब ये जो भाव होता है ना, उस भाव को आप कैसे प्रेजेंट किए हैं वो देखने की आवश्यकता होती है। और मैं ये मानता हूं कि क्रांतियां जो है तात्कालिक प्रभाव में ही नहीं देखे जाती। सर वो योगी मोदी जी का पुराना वाला पहले से प्रशंसक रहा होगा। वो तो दिक्कतें नए वाला नहीं आया ना। नहीं, सुनिए, ऐसा है उसमें जो पार्टी के अंदर, अब उस पर तो फिर राजनीति पूरी हो जाएगी। पार्टी के अंदर अपनी सरकारों को लेके, पार्टी के यहां तक कि प्रदेश स्तर पर, जिले स्तर पर जो प्रशासन और सरकार की अनदेखी हुई ना, उस स्तर पर उसका एक व्यापक असंतोष था। कैंडिडेट्स लोगों को स्वीकार जगह जगह नहीं हो रहे थे, तो उसमें लोगों को लगा कि एक बार इनको कमजोर करो फिर देखेंगे। लेकिन कई बार जो है प्रकृति की विनम्रता देखिए ना, कि जो वहां से जीत के आए हैं वो मस्जिदों में जा रहे हैं, वहां से तस्वीरें खींचा रहे हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन कोई नेता, अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पत्नी को छोड़ दीजिए, तो कोई INDIA का नेता वहां दर्शन करने नहीं गया। ओनली एंड ओनली केजरीवाल। अच्छा, जब कहा गया कि हमने जो है अयोध्या की आंदोलन की विचारधारा को हरा दिया है और पार्लियामेंट में आगे रख के गया, तो उन्हीं लोगों को लग रहा है कि हमने ये क्या कर दिया, अच्छी बुरी तो बीजेपी है। ये लोग तो हमारे विरोधी है हिंदुत्व और सनातन की। और जो इस समय कुंभ में जिस प्रकार से बयान आया है दुर्भाग्य से समाजवादी पार्टी का, वो उस क्रांति को, जिसको मैं कहता हूं, वो और कंसोलिडेट करेगा। और आपको है कौन से बयान की बात कर रहे हैं? जो वहां कहा गया है कि भैया वो तो जो पापी होंगे वही ना डुबकी लगाएंगे। नहीं, उन्होंने कहा ना, ये तो चंद्रशेखर ने कहा ना। तो भाई है तो सब पार्टी के ही लोग हैं सर, पार्टी के ही लोग हैं। चंद्रशेखर को समाजवादी पार्टी में नहीं, लेकिन जो ओम प्रकाश कैसे बात कर रहे हैं? बोला मैंने वो आजाद समाज पार्टी वाले आजाद समाज वाला नहीं, उनका पूरा बयान है। कल हम लोगों ने उस पर डिबेट किया है। पापी पाप और उनके और अखिलेश जी पापी नहीं है, नहीं सुनिए, उनके लोग ये कह रहे थे कल कि भाई ये जो है, ये तो किसी से पूछना कि आप कुंभ जाओगे कि नहीं जाओगे, ये धर्म का बाजारीकरण है। हाँ, और ये धार्मिक ध्रुवीकरण है। जो जिस प्रकार की भाषा आपने, अखिलेश यादव का स्टैंड ये था सर कि कुंभ का न्योता नहीं दिया जाता। जो जाएगा भाव से, मन से अपने आप जाएगा, न्योता नहीं जाता उसके लिए। अब ये तो उन्होंने, उनकी श्रीमती जी ने कहा था कि हम तो अयोध्या जाएंगे, निमंत्रण आए ना आए, उसके बाद जाएंगे। देखिए इस रूप में आप देखिए कि विश्व भर का हिंदू समाज और देश के कोने कोने के साधु संत, पूजनीय विद्वान वहां आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी है। क्या एक बैनर भी समाजवादी पार्टी ने लगाया है, राजनीति आप लड़िए, कि भाई आए हुए साधु संतों का स्वागत है? तो पॉलिटिक्स जो है ना, अब ये पॉलिटिक्स उनके, मेरा अपना मानना है कि जो परसेप्शन बन रहा है इस समय हिंदू समाज में, वो जा रहा है बीजेपी के पर जाने से पहले आपने दोनों ने अयोध्या की चूंकि बात की, अयोध्या या फैजाबाद लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। सही याद आपने दिलाया, जीतने वाले सपा वाले अवधेश जी को बिल्कुल गलभैया करके लेकर के पोस्टर बॉय बना दिया, उनको पहली सीट पर बैठाया। अच्छी बात है, वो पुराने नेता हैं वैसे अखिलेश यादव ने, और राहुल गांधी के बीच में उनको बैठाया जाता था। वो भी एक बार भी नहीं गए। मैंने तो नहीं देखा खबरों में कभी कि अवधेश जी भी, जो फैजाबाद अयोध्या जीते, वो भी राम मंदिर गए हो। आपकी नजर में कभी आया सर? मुझे तो खबर के तौर पर ध्यान नहीं कि वो गए हैं कि नहीं गए हैं, क्योंकि जाते तो जरूर खबर में बनती कि उस तरह से गए हैं कि नहीं गए। लेकिन इसको यदि हम सवाल कर, और वहीं अब उपचुनाव है मिल्कीपुर का। हाँ, ये भी याद रखिए, एक ही उपचुनाव बचा है यूपी में, 9 में से 7 बीजेपी जीत गई, एक बचा है वही अयोध्या मिल्कीपुर वाला। हाँ, तो जिसका मुझे लग रहा है, मैं अभी कल परसों हम लोग यहीं चर्चा कर रहे थे कि अखिलेश जी ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं आजकल, मिल्कीपुर पर। वो अयोध्या भी नहीं गए, मिल्कीपुर भी नहीं गए हैं, तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, खैर वो अलग है। चुनाव आपको लग रहा है?
नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं गए। जैसे आपने अवधेश प्रसाद जी का कहा, वैसे ही मुझे लगा कि अखिलेश जी भी वहाँ नहीं गए मिल्कीपुर, तो क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन एक सवाल इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि अवधेश जी नहीं गए, ये पॉलिटिकल सवाल है कि वो नहीं गए। लेकिन यदि कोई मंदिर नहीं जा रहा तो क्या वो हिंदू नहीं है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई नहीं कह रहा। हाँ, तो ये एस्टेब्लिश नहीं किया जाए कि, और एंटी हिंदू भी नहीं है, लेकिन की सर बात छोड़िए, एंटी हिंदू भी नहीं है, आप लेकिन एक अयोध्या के political leader सांसद, के आप पास। अयोध्या के सांसद हाँ, हो, इसीलिए मैं कह रहा और हूं। आप राम मंदिर नहीं जा रहे, इसमें राजनीति जरूर है। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक राजनेता का, एक एमपी का वहां नहीं जाना और जाना, दोनों राजनीति है, राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि अवधेश जी को वहां जाना चाहिए। जैसे अब अवधेश जी जाने ने को भी मैं राजनीति नहीं कहूंगा सर, करोड़ों लोग जा रहे हैं तो नेता भी जाएगा। हाँ। लेकिन आप स्पेसिफिक, आप वहीं के सांसद नहीं हो और आप जाएंगे, नहीं जा रहे हो। नहीं जा रहे, तो वो राजनीति हो सकती है। लेकिन जो मंदिर नहीं जा रहा उसे हिंदू नहीं मानना या एंटी हिंदू मानना, मैं इससे Right. सहमत नहीं हूं। ठीक है, वो नहीं जा रहा, वो उसकी राजनीति वो अपने हिसाब से देखेगा कि क्या उनको करना है। मिल्कीपुर मतलब अयोध्या में 24 में राम जी ने झटका दिया था, अब मिल्कीपुर में देखिए, मिल्कीपुर तो बात की बात है। अभी 9 उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश के, 7 भारतीय जनता पार्टी जीती है ना, तो संभल की सीट पर किसको तगड़ा झटका लगा है। और ये जानते हैं अखिलेश यादव भी कि मिल्कीपुर का परिणाम क्या आने वाला है। मिल्कीपुर का परिणाम यही आएगा कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ प्रचंड मतों से जीतने वाली है, और यही कारण है कि अखिलेश यादव वहाँ भी नहीं जा रहे। सांसद के बेटे को टिकट दे दिया है वहाँ पर। अखिलेश यादव को पता है कि अब जिस तरीके से वहां पर एक प्रायश्चित वोट जो हुआ है, जो जनता को लगा है कि हमने प्रायश्चित वोट जो लगा है जनता को, वही होगा कि हमने जो लोकसभा में गलती कर दी थी, अच्छा उसका प्रायश्चित करने का वक्त आ गया है। तो ये प्रायश्चित वोट इस बार होने वाला है। उसका एक हमने एग्जाम्पल तो देख लिया था जब 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। जी सर, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन अखिलेश यादव, राजनीति अपनी जगह, अखिलेश यादव अगर कुंभ में चले जाते हैं, कुंभ का अगर स्वागत करते हैं, मिल्कीपुर में अगर वो का चुनाव लड़ रहे हैं, वो राम मंदिर से पत्नी चले जाते हैं, तो क्या गुनाह हो जाता है? वो भी तो हिंदू है ना। इतने मुस्लिम वोट क्या गुनाह हो जाता है आप जानते हैं? हिंदू कैलेंडर के मुताबिक आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर की पहली वर्षगांठ है, तो वहां पर 3 दिन का एक कार्यक्रम किया गया, मतलब उत्सव टाइप मनाया जा रहा है। और उसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। अभी योगी आदित्यनाथ जी वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। और इसके साथ जो जैसे राजनीति चलती है उसकी भी बात। उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव हुए जिसमें बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई। अब एक अयोध्या की ही मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव बाकी है, जहां से जो सपा के सांसद जीते थे उन्हीं के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये रियल नाक का सवाल है, और योगी जी ने तो इसको बिल्कुल हेड ऑन लिया था। मिल्कीपुर की सीट और बाकी इस उपचुनाव को उन्होंने अपने दम पर लड़ा, सारी जिम्मेदारी खुद ली। और ये जो खास तौर पर मिल्कीपुर की सीट है, इसकी जिम्मेदारी तो उन्होंने खुद उस लिहाज से भी ली कि बार बार यहाँ पर दौरे करना, यहाँ का कैंपेन देखना, सब कुछ उन्होंने अपने कंधों पर लिया हुआ था। तो उसका एक इम्तिहान अभी बाकी है, वो भी जब दिल्ली का चुनाव होगा तो उसके साथ मिल्कीपुर का उपचुनाव भी हो जाएगा। लेकिन क्या 9 में से 7 सीट हारने के बाद अखिलेश यादव के हौसले पस्त हैं? इस बार देखना होगा, इस पर ही बात करेंगे। जहां तक कुंभ का सवाल है, योगी जी कल दिल्ली आए थे, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया है। अखिलेश यादव इस पर भी एक बार तंज कर चुके हैं कि भाई न्योता दे के नहीं बुलाया जाता कुंभ में, और योगी जी तो संत हैं, साधु हैं, उनको पता होना चाहिए। अब उनका जो स्टेटमेंट है अखिलेश यादव का, जिसकी ब्रेक से पहले चर्चा चल रही थी, वो मैं आपको बताता हूं। कुंभ पर उन्होंने बोला क्या था। लखनऊ में दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे, और वहां उन्होंने कहा कुंभ में 3 तरीके के लोग जाते हैं। पुण्य कमाने के लिए जाते हैं, दान करने के लिए जाते हैं, और कुछ लोग अपने पाप धोने के लिए जाते हैं। हम कुंभ में पुण्य और दान करने के लिए जाएंगे, सरकार यानी योगी और सरकार वहां पर अपने पाप धोने के लिए जाएगी। और इससे उन्होंने इतना संदेश दे दिया कि मैं कुंभ जाऊंगा लेकिन पाप धोने के लिए नहीं, दान पुण्य करने के लिए जाऊंगा। योगी मोदी जाएंगे तो ये अपने पाप कटाने के लिए जाएंगे। सर, अयोध्या मंदिर नहीं गए, उनके स्टेटमेंट से लग रहा है कुंभ जाएंगे। जाना ही चाहिए। मैं तो इस बात से भी सहमत हूँ जो अभी चर्चा हुई कि अखिलेश जी को और समाजवादी पार्टी को वहाँ पर पूरे देश भर से, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए ये मौका था, सबका स्वागत करें। उत्तर प्रदेश तो उनकी भूमि भी तो है ना, उनकी राजनीतिक भूमि भी है, उनकी कम भूमि भी है। योगी आदित्यनाथ ने कल एक इंटरव्यू में के सवाल के जवाब में ये कहा कि जितना मेरा हक है जाना, उतना उनका हक है, उनका हक है, सबका हक है। तो वो वहाँ चले जाए, कोई रोकता क्या उनको? कोई रोक सकता है? यदि वो समाजवादी पार्टी में, कह रहा हूँ, प्रयागराज में 10, 15, 20, 50 दरवाजे लगवा दे स्वागत के, तो योगी जी रोक सकते हैं? तो कुंभ जाने से तो कोई वोट नहीं कट जाता है ना, जैसे राम मंदिर जाने से वोट कटता है। अभी नहीं गए ना राम मंदिर, तो वोट नहीं कटना चाहिए। फिर मिल्कीपुर का नतीजा मतलब आप कह रहे हैं कि जीती जाएगी समाजवादी पार्टी?
मैंने अभी हमने चर्चा की कि राम को, कुंभ को, अध्यात्म को राजनेता अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन जो वोटर है ना वो उसको इस्तेमाल नहीं होने देता आपको, समझे। तो अब अखिलेश जी नहीं गए, अवधेश जी नहीं गए, तो इसका मतलब होना चाहिए कि मिल्कीपुर जीत जाना चाहिए समाजवादी पार्टी को। हाँ, जीत जाना चाहिए। जीत नहीं, जाना ऐसे तो बाकी चुनाव भी जीत जाने चाहिए थे। सब जीत जाने चाहिए। तो उसका वो तो दोनों कुंदर की बातें हार हैं। गए लेकिन एक 70% इंटरेस्टिंग बात मुसलमान आपने जो कही कि वो अभी जो है पस्त दिख रहे हैं अखिलेश जी। मैं कह रहा हूँ कि जो नेता 37 सीटें हार जाए और उसके बाद पस्त नहीं हो, फिर फाइटर होके 7 सीटें जीत जाए 9 में से, गजब है। गजब है ना। और आप 37 सीटें जीतने के बाद एक सीट जीतने के लिए भी अभी लग रहा है कि ये तो चली गई। फाइटर तो ये होता है। नहीं सर, लेकिन यूपी में तो 27 का माहौल बन रहा है ना अभी से। तो 27 के माहौल में फिर मिल्कीपुर हार जाएंगे तो फिर क्या होगा। अभी तो मैं तो नए पोस्टर उनके देखे थे, सत्ता के क्या 27 के सत्ताधीश, 27 के सत्ताधीश अखिलेश। अच्छा, उन्हीं का वो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं 27 के सत्ताधीश। तो 27 के सत्ताधीश को मिल्कीपुर तो जीतना जरूरी है ना, कहीं से तो ट्रिगर पॉइंट होगा। देखिए, कुंभ को एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक आंदोलन के तौर पर देखना चाहिए और अखिलेश जी को भी उसमें आना चाहिए। बल्कि मैं सोच रहा हूं, अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि अब ये राजनीति ऐसी हो गई है जिसमें आप हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं की पार्टी समझते हैं। आज से 20 साल पहले तक सारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो हैं वो सभी धर्म के लोगों को और हिंदू धर्म के लोगों को, अभी आप कुंभ की चर्चा कर रहे हैं, वो नेहरू जी की कुंभ में स्नान की फोटो है, तस्वीरें हैं, वो गए हैं वहाँ पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कुंभ के उन्होंने वहाँ पर व्यवस्था दी, वो तो वहाँ पर बहुत समय रहे भी। और जो नेता हुए, कमलापति त्रिपाठी हुए, नारायण दत्त तिवारी हुए, तमाम तरीके के सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। सोमनाथ मंदिर का सर मैं तो कह रहा हूँ कि ये छोड़ अब दीजिए, ये हो गया है। इसको छोड़ दें आप। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते 2013 में वही मैं जिक्र पूर्ण कर कुंभ रहा था। कराया हुआ है ना। हाँ, और अखिलेश पूर्ण यादव कुंभ का- करवाया उस समय। नहीं, तो जरा तैयारी देखने चले जाए, हमसे क्या अलग कर दिया इस बार। 2013 में और अखिलेश उनको यादव आगे का मुख्यमंत्री बनना ही होगा मेरे हिसाब से। तो देखें फिर कभी कुंभ आए और वो मुख्यमंत्री हो, तो हम ये भी देखते हैं ना, कहीं जाते हैं कि भाई किसी व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे काम किया जा सकता है। भाई इतना फर्क है कि उस वक्त उन्होंने कुंभ का प्रभारी मंत्री आजम खान को बनाया था। आजम खान को बनाया था। और बयान भी आप देखिए ना, 2013 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, जब कुंभ था, तो अखिलेश यादव का तो बयान आया था कि पूरे दुनिया से, हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर आए और पुण्य अर्जित करे, हमने सारी व्यवस्थाएं करिए। राज्य सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी एक भव्य आयोजन करने के लिए। उनके नेता एक बड़े राम मनोहर लोहिया, सबसे बड़े समाजवादी नेता, अच्छा। वो रामायण मेला करते थे, अच्छा, राम मनोहर लोहिया। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि समाजवादी पार्टी को उन्होंने अपने दिमाग में एंटी हिंदू ब्लॉक में रखने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। नहीं, और अखिलेश यादव को तो इसलिए भी जाना चाहिए सर कि अखिलेश यादव को जाके माफी मांगना चाहिए इस बार कुंभ में जाके, डुबकी लगा के आए कि जो उनके पिता के समय जो जिस तरीके से राम भक्तों पे जो गोलियां चली थी, उसके लिए तो माफी मांगी नहीं है। तो कम से कम उसके लिए वो वहाँ पे डुबकी मांग ले और माफी मांग के आ जाए कि भाई जो पाप हुआ था पिता से और जो हमारी पार्टी से, तो उसके लिए मैं प्रायश्चित करने आ रहा हूँ। उसके लिए भी जा सकते हैं, उसके लिए भी जा सकते हैं कि 2013 में मैंने आह्वान किया था मुख्यमंत्री रहते ज्ञान कि उनको कुंभ में कौन देगा? दे तो रहे। आप यहाँ से इंडिया टीवी से ज्ञान ले रहे हैं। 2013 में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आह्वान किया था कि सब लोग आइए, पुण्य में यहाँ पुण्य अर्जित कीजिए। यहाँ पर प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है यहाँ पर। तो जब 13 में सर अच्छा अब सर जरा देखिए दोनों धुरियां कैसे चल रही हैं पॉलिटिक्स में। ये मतलब इनकी क्या धुरी है और योगी जी की। योगी जी अयोध्या राम मंदिर, उसके बाद महाकुंभ हो गया, सज गया, और दूसरा अभी जो कुछ चल रहा है संभल में उसको भी नहीं हमको भूलना चाहिए भाई ये। और मुझे लग संभल इतना बड़ा एपिसेंटर बन जाएगा पॉलिटिक्स का, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का, ये कौन सोच सकता था। वहां पर जिस तरीके से छोटे मंदिर मिले, उनका पुनरुद्धार किया गया। ये जो आप क्लैश की तस्वीरें देख रहे हैं, क्लैश क्यों कहूं मैं इसको, ये तो पत्थरबाजी थी एक तरफा पुलिस के साथ। वो जो हुआ था वहां पर नवंबर में जो हुआ था, जब मस्जिद के अंदर सर्वे कराया गया था, उसके बाद अब एक खबर उसमें यह है कि योगी आदित्यनाथ ने 1978 का जो बहुत भीषण वहाँ एक नरसंहार, उसको उनके शब्द नरसंहार हुआ था, उसमें लगभग 200 हिंदू मारे गए थे एक तरफा। जब इसी अफवाह से दंगा शुरू हुआ और उसके बाद 200 हिंदुओं का उसमें कत्ल कर दिया गया था। उसकी रिपोर्ट उन्होंने दोबारा सब मंगाई, उसको वो जीवित करना चाहते हैं कि भाई इंसाफ मिला कि नहीं मिला, ये तो पता चले उस वक्त के पीड़ितों को, उनके परिवारों को। तो वो तो बिल्कुल फायर ब्रांड मोड में चल रहे हैं इस वक्त। नहीं, देखिए ऐसा है कि एक मुख्यमंत्री कोई बनता है, उसका दायित्व क्या होता है। पहला, आपको किसके विरुद्ध विद्रोह करके किन मतदाताओं ने आपको मत दिया और क्यों दिया था, ये जब तक नेता नहीं समझेगा तो उसकी दृष्टि बाएं दाएं जाएगी।
इस समय बीजेपी चुनाव हारती है, जीतती है, थोड़ा बहुत बाएं दाएं होता है, लेकिन इस समय जो मैं देख रहा हूं 2014 के बाद से कम 2018 से वो दृष्टि बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, जो 1978 का जो दंगा था, 1978 के दंगे में वहाँ मंजर अली नाम के एक बड़े नेता थे और जिनको कहीं अपॉइंटमेंट में प्रॉब्लम हुई थी और बिल्कुल एक पक्षीय दंगे थे। और उसके जो उस समय के भागे हुए लोग, उस समय अरबपति हिंदू जिसके कि मील थे उस समय के हिसाब से, देखिए आज पता नहीं वो खरबपति भी हो सकते थे। वो सारे लोगों को छोड़ करके वहां से भागना पड़ा है। और साधारण स्थिति थी। 169 तो एफआईआर था, 3 पुलिस ने किया था, कोई 171 बता रहा है, 172 बता रहा है। उसमें कोई मतलब फैसला नहीं हुआ न्यायालय में, कोई किसी को कोई सजा नहीं हुई है, सब बरी हो गए। और मतलब कुछ हजार हिंदू छोड़ के चले गए, मंदिर पर कब्जे हो गए, कूपों पर कब्जा। आज न कुएं, मान लीजिए ठीक है कि कुआं हम और आप नहीं उपयोग करते हैं, लेकिन 78-80 में तो हम लोगों के गांव में पानी का मुख्य स्रोत ही कूप होते थे। और आज भी मंदिरों में पूजा के लिए जो विधान होता है, उसमें किसी मंदिर में जाते थे वो कुएं का पानी आज भी लोग लेते ही है। जिस प्रकार से बावरी निकल रही, तो ये तो मुख्यमंत्री का दायित्व है। और हम लोगों ने मांग भी की थी, न्याय तभी होगा जब वो बंद फाइलें खुले, जिन घरों पर पलायन किए गए घरों पर ताले लटके हैं वो लटके खुले, जिन मंदिरों पर ये आजादी के बाद कब्जे हुए, पहले के तो एक अलग पक्ष है, 15 अगस्त 1947 को आजादी कब्जे हुए हैं, वहां से भागना पड़ा है, उनको कब्जे से मुक्त कराया जाए। जिनको धरती के नीचे गाड़ दिया गया है उन स्थानों को वो निकाला जाए, उन सबको सजा मिले। लेकिन योगी जी की तरह अखिलेश यादव जी को भी फुल क्लैरिटी है सर, जैसे वो राम मंदिर नहीं गए आज तक, वैसे यहाँ वो खड़े हैं, मुस्लिम पक्ष के साथ खड़े हैं। लेकिन क्या है, इस समय भारतीय राजनीति में 3 ट्रेंड आपको दिख रहा है। 2024 के पहले आपको जो 2022 के चुनाव तक अखिलेश यादव जी का ट्रेंड यह था कि मैं किसी से कम हिंदू हूं। अयोध्या के लिए हमने क्या किया, हमने तो अंकोर बाट से बड़ा मंदिर बनाने की घोषणा की, विष्णु मंदिर, और फिर वो करते थे। राहुल गांधी भी उसके पहले आप देखेंगे कि 17, 18, 19 तक जो है मंदिर जा रहे थे, जनेऊधारी ब्राह्मण घोषित किया गया था। 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी अपने को निष्ठावान हिंदू साबित कर रही थी और द्रमुक जैसी पार्टी ने अपने जो नास्तिक पार्टी है अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह घोषित किया था कि हमारी सरकार आएगी तो मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए बजट देगी हिंदू मंदिरों को और तीर्थ यात्राएं कराएंगे। तो वो एक ट्रेंड था। लेकिन धीरे धीरे वो ट्रेंड ऐसा बदला राहुल गांधी जी की नीतियों से, जो उनके इर्द गिर्द लोग खड़े हुए, कि मुस्लिम वोटों के लिए फिर लोगों ने अपने को चेंज किया। अब इस समय का 2 ट्रेंड मैं आपको बताता हूं, उस पर आपका ध्यान गया है कि नहीं गया है। महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई है। महाराष्ट्र में जिस ढंग से सुप्रिया सुले ने, उद्धव ठाकरे ने और संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस की प्रशंसा की, और देवेंद्र फडणवीस की पहली बार योगी आदित्यनाथ के बाद भारत में एक शुद्ध भाजपाई संघीय हिंदुत्ववादी नेता की छवि उभरी है। उन्होंने खुलेआम वोट जिहाद के विरुद्ध वोट के धर्म युद्ध का आह्वान किया और हमला किया था, जानते हुए कि उनकी नीतियां क्या है। अगर वो प्रशंसा हो रही है तो क्या यह भारतीय राजनीति में बदलता हुआ ट्रेंड है? दूसरा, अरविंद केजरीवाल इस समय एक हिंदू नेता की छवि बनाने में पूरी तरह लगे हुए हैं। सनातन सेवा समिति उन्होंने गठित कर दिया है, मंदिरों के ग्रंथियों के पुजारियों को वेतन दे रहे हैं, तीर्थ यात्राओं पर जोर लगा दिया है कि ज्यादा से ज्यादा तीर्थ यात्रा कराओ, और इमामों को मैं वेतन नहीं दे रहा हूं, ये उनके कार्यकर्ता जगह जगह मोहल्ले में जाके बता रहे हैं कि इमाम को थोड़ी हम वेतन दे रहे हैं, उनको तो घोषणा कर दिया, हमको तो मंदिरों को देना है। और जेल से निकलने के बाद वो वंदे मातरम, भारत माता की जय कहते हैं। बावजूद कांग्रेस के छोड़ के बाकी INDIA के पार्टी अगर उनके साथ खड़ी हो रही है, तो क्या ये नए सिरे से एक प्रभाव है? आप कह रहे हैं विपक्ष को समझ में आ गया, आ रहा है, लेकिन उहापू है। कैसे हिंदू विरोधी छवि अगर बन जाएगी तो नुकसान ही होगा। अरे हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम के बाद अनेक INDA के नेताओं की समझ बनी है कि भाई इस समय अरविंद केजरीवाल की पहने बनी एक लाइन, हिंदुत्व तो लंबे समय तक चुनावों की मुख्य स्थापक प्रवृत्ति रहने वाली है। अगर हम बोलेंगे ये जाएगा उसके, हम चुप रहेंगे मुस्लिम फंडामेंटलिज्म पर, तो ये हमारे खिलाफ। आप सहमत हैं सर? देखिए 1978 संबल दंगे की योगी आदित्यनाथ फिर से फाइल खोलने वाले हैं, लेकिन 78 में तो जनता दल की सरकार थी, अटल बिहारी मंत्री केंद्र में मंत्री थे, उत्तर प्रदेश में भी जनता दल की सरकार थी। और जब 80 में इसकी चर्चा हुई थी तो अटल बिहारी का बयान शायद योगी आदित्यनाथ को ध्यान नहीं है, लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था
कि जो पुराने घाव है उन्हें खुरदने की जरूरत नहीं है, देश को आगे बढ़ना है। दो समाजों के बीच की जो स्थिति है उसे खोलकर हम क्या पाएंगे। लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी उसका जिक्र किया था और कम से कम 16 मिनट संभल के दंगों पर अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा में बोले थे। अच्छा, तो अब शायद मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ को अटल जी का भाषण याद नहीं है। मामला पहली बार इतने बड़े अटल जी ने स्तर पर जब उठाया। 1978 में कहा था कि ये जो हुआ हमारी सरकार में, इसके लिए हमें मतलब दुख है कि केंद्र में ये आप कब की बात बता रहे हैं? 78 में तो जनता दल की सरकार थी ना। अटल जी ये वाजपेयी जी का स्टेटमेंट कब का है? 80 में अटल अच्छा, बिहारी उसी दौर- वाजपेयी उसी ने बात- जब उसी दौर इंदिरा की गांधी की सरकार लौट कर आई थी, उसके बाद इस मामले में जब चर्चा हुई थी तो अटल जी ने कहा था कि हम केंद्र में था हुआ, लेकिन हम पुराने मुर्दे उखाड़ के और पुराने जख्मों को उखाड़ के हम देश को कहां लेकर जाना चाहते हैं, हम सबको ये सोचना होगा। तो अटल जी का बयान ये साल रहा तो है। 50 साल के बाद खुल रहा है। 40 साल बता सकते नहीं देखिए उस समय का मैं जरा इस पर उस समय अटल क्या जी ने था 80 में कि कहा, संघ अकेले प्रमुख ने अभी 2024 में कहा है, किसको याद है? विजय जी एक सब नहीं, उस समय जनसंघ एक पार्ट जरूर थी, लेकिन पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री का दायित्व, अगर और वाजपेयी सरकार जी की रिपोर्ट, सर अगर उस वक्त दंगे के तो 2 ही साल वाजपेयी जी तो गांधीवादी समाजवाद, सुनिए उस समय बीजेपी की स्थापना हुई थी। वाजपेयी जी को ही जो है नहीं, खारिज सुनिए कर ना, रहे। उस समय जो बीजेपी की स्थापना हुई थी तो उसका मुख्य नारा था गांधीवादी समाजवाद, और उसी को तो पलटा गया 1984 के बाद। सर संघी थे कि नहीं थे? नहीं संगीत है, बस क्लियर हो लेकिन गया, उनका इतना ही पूरा बात चाहिए। स्टेटमेंट नहीं मालूम मुझे कि एक रिपोर्ट क्या आती है आप सरकार इस पर की। कॉमेंट से ब्रेक लेना फिर मुझे। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपने काट दिया। उस समय बीजेपी की स्थापना हुई थी और पार्टी में एकात्म मानववाद की जगह गांधीवादी समाजवाद आया था, संगठन परिवार में विरोध था। 84 की पराजय के बाद अटल वाजपेयी जी का हटना तब पड़ा। का स्टेटमेंट आज रेलेवेंट नहीं है, ये तो कह लूं। हटना पड़ा था। उस समय बीजेपी एक ठीक है, जनता आप पार्टी बोलिए, से निकली थी दूसरी मैं स्थिति। कह रहा हूँ कि ये तर्क अगर चलता है 1980 का वाजपेयी जी का तर्क, वैसे तो वाजपेयी जी को मेरे ख्याल से कोई खारिज नहीं कर सकता भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ या स्वयं सेवक के तौर पर। लेकिन अभी तो 2024 में संघ प्रमुख ने बोला ये बात कि गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, समाज को साथ लेकर चलना है, देश को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जी भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार जिस बात पर प्रहार कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि अब या तो कुछ वाकई में कुछ गड़बड़ हो रही है, जो इलेक्शन कमीशन जो है जिसको सीरियसली नहीं ले रहा है, या अरविंद केजरीवाल घबरा गए हैं इस चुनाव में और अपनी ही सीट पर घबरा गए हैं, क्योंकि उनका सारा जोर पिछले 3-4 दिनों से आप देखें, बल्कि और पहले से ही कि दिल्ली में वोटर लिस्ट में गड़बड़ हो रही है। और अभी पिछले 3 दिन से लगातार वो अपनी नई दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं कि छोटी सी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 1 लाख उसमें वोट हैं, उसमें हजारों वोट इन्होंने जुड़वा दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इतना वोटर कहां से आ गया और बहुत सारे वोट कटवा दिए हैं। ये गलत काम हो रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या है। आज उनकी पार्टी ने इसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बाकायदा नाम ले लेकर के ये बताया कि ये बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं दिल्ली में रहने वाले केंद्र के, और इनके पतों पर इनके पतों से जुड़ी हुई जो शिकायतें गई हैं उसमें किसी का 30-40, किसी का इतना, मतलब 2 दर्जन, 1 दर्जन, 3 दर्जन वोट कटवाने के आवेदन इलेक्शन कमीशन को दिए गए। तो भारतीय जनता पार्टी बड़े व्यवस्थित तरीके से, सुनियोजित तरीके से ये हमारे वोट जो हैं कटवा रही है और अपने वोट जुड़वा रही है, और इलेक्शन कमीशन इस पर कुछ नहीं कर रहा। मैं उसकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सुनाऊंगा। बीजेपी को बड़े जमाने बाद याद आया कि दिल्ली में शीश महल ही नहीं सो कॉल्ड, बल्कि शराब घोटाला भी बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें सारे लोग जेल गए थे। ये मनीष सिसोदिया से लेकर के संजय सिंह और खुद अरविंद केजरीवाल 177 दिन जेल में रह करके आए। तो ये आज सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देकर भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को आज हवा दी है। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने इसको शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि ये सत्ता के नशे में चूर हैं और दिल्ली को कोई शासन नहीं दे पाए, आपदा मॉडल है इनका, दिल्ली को लूटा है, शराब के ठेके खुलवा दिए और उसमें भी लिकर पॉलिसी में भी दिल्ली के खजाने को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान कराया। तो दोनों के अलग अलग मुद्दे हैं, सुनाता हूं आपको। दिल्ली शराब घोटाला 2026 करोड़ राजकोषीय घाटा हुआ है। आप याद करिए, आम आदमी पार्टी ने कहा था पाठशाला बनाएंगे, पाठशाला तो नहीं मधुशाला बनी। ये झाड़ू की बात करते थे, झाड़ू से दारू पे आए। ये स्वराज की बात करते थे, स्वराज से शराब पर आए। ये यात्रा जो 10 वर्षों की है वो घोटालों की है और आपके पाप की है। और ये आपका पाप एक नहीं अनेक घोटाले, एक ऐसी सरकार जिसके 8 मंत्री जेल में गए, 15 विधायक जेल में गए, एक सांसद जेल में गया जिसका उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी जेल गए।
हिंदुस्तान के आजादी के बाद कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जिसने इतने पाप किए होंगे जितने आपने किए। इसलिए आपदा का जाना जरूरी है। पहली फाइंडिंग, रेवेन्यू लॉस 2026, राजस्व हानि जो है वो 2026 करोड़ की है। और इसके कारण दूसरी फाइंडिंग, डेविएशन फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉलिसी, नीति के उद्देश्यों से विचलन होना। तीसरा, एक्सपर्ट पैनल रिकमेंडेशंस इग्नोर्ड बाय जीओएम, विशेषज्ञ पैनल ने जो अपनी राय दी, सुझाव दिए, उसको जीओएम ने, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने नजरअंदाज किया। और चौथा जो है, ऑल एंटिटीज अलाउड टू बिड डिस्पाइट कंप्लेंट, शिकायतों के बावजूद संस्थाओं को बोली लगाने की अनुमति दी। पांचवी है, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिडर्स नॉट रेड फ्लैग्ड, बोलीदाताओं की जो वित्तीय स्थिति थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। ये 5 मैंने आपके सामने अब तक गिनाई है। और अगर आप 6वीं पे देखेंगे, वायलेशन इन इशुएंस ऑफ लाइसेंसेस, लाइसेंस जारी करने में उल्लंघन किया गया। जो यहां के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के नई दिल्ली से, प्रवेश वर्मा, वो पूर्व सांसद हैं, मौजूदा सांसद नहीं है। फिर भी मई से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 8 महीने से सांसद का बंगला कब्जा करके बैठे हुए हैं। और इतना ही नहीं, अपने उस बंगले के पते पर 33 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। 33 वोट रजिस्टर्ड पंजीकृत कराने की एप्लीकेशन दी है। प्रवेश वर्मा पहला नाम। दूसरा नाम, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी जी, इन्होंने अपने पते पर 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। तो देखिए, कोशिश ये है कि बीजेपी चाहती है कि केजरीवाल को कट्टर बेईमान भ्रष्ट साबित करो। उसके पास 2 हथियार हैं, शीश महल का और ये लिकर स्कैम का, शराब घोटाले का, जिसकी आज बात वो कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल इस वक्त सबसे ज्यादा बात जो अपने वोटर पर पहुंचाना चाह रहे हैं वो ये कि वोट करने से चूकना मत। वैसे भी ये लोग वोट में धांधली कर रहे हैं, बीजेपी वाले कुछ भी कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। समीर जी, देखिए, चुनाव में तो ये होता है, सत्ता पक्ष होगा तो विपक्ष इस्तेमाल करेगा इसके खिलाफ हथियारों को। आप देखिए, राजीव गांधी के खिलाफ बफोर्स का इस्तेमाल हुआ ना लगातार। राजीव गांधी की वोटर वाली जो बात है, वोटर लिस्ट वाली, उसमें भी मैं आ रहा हूं। हाँ। और उसके बाद जिस तरीके से केक की रिपोर्ट का जिक्र हो रहा है, सीएजी की रिपोर्ट, राइट? हाँ, सीएजी की रिपोर्ट आई है और एलजी ने तो मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि सीएजी की रिपोर्ट आप पटल पर रखने के लिए 2 दिन का सत्र बुलाइए और सत्र पटल पर रखिए। कल हमने आम आदमी पार्टी ने सत्र नहीं बुलाया। कल हमने दिन भर बीजेपी आम आदमी पार्टी वालों से ये एक महासम्मेलन में बात की। मनीष सिसोदिया से मैं पूछ रहा था, तो इसी का शीश महल के सीएजी के दावे पर कि सर आपने इसमें 33 करोड़ रुपए लगाए। उन्होंने मुझसे पूछा, आपने रिपोर्ट देखी है? मेरा सवाल था, ये रिपोर्ट कहाँ है? ये कोई बताए रिपोर्ट कहाँ से आ रहा है? ये डेटा, ये डॉक्यूमेंट कहाँ से बीजेपी के पास आ रहे हैं? सीएजी ने तो भी टेबल की नहीं। सीएजी तो विधानसभा में सरकार करेगी ना टेबल। हाँ, तो मतलब उसके बाद ही बाहर आ सकती आई नहीं है तो सरकार, अभी सरकार मतलब रिपोर्ट या तो सीएजी के पास है या सरकार के पास है। रिपोर्ट लीक हुई है ना बाहर, तभी इस बात का जिक्र हो रहा है। वो ये कह रहे हैं चुनाव से पहले ये तो बीजेपी मुख्यालय में लिखा जा रहा है सब। नहीं, ये गलत है। देखिए, केक की रिपोर्ट है, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी इस बात का जवाब देना चाहिए ना कि जब एलजी आपसे कह रहे हैं कि आप 2 दिन का सत्र बुला लीजिए और केक की रिपोर्ट पटल पर रख दीजिए, आप रख देते ना। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके केक की रिपोर्ट में आपके खिलाफ कोई जांच, मतलब इस तरह के गंभीर आरोप नहीं होंगे, इस तरह का जिक्र नहीं होगा, तो आप सत्र बुलाते, टेबल करते रिपोर्ट को और सार्वजनिक कर देते कि देख लीजिए, दूध का पानी हो जाता। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से केक की रिपोर्ट को टेबल नहीं करने दिया है, यह बता रहा है कि आम आदमी पार्टी को इस बात को मालूम था कि उसमें शराब का जिक्र होगा, उसमें शीश महल का जिक्र होगा। और ऐसी स्थिति में अगर वो रिपोर्ट टेबल हो जाती है, सार्वजनिक हो जाती है, मीडिया में छपेगी, चर्चा होगी, तो उसका जवाब देना मुश्किल इसलिए बीजेपी ने रिपोर्ट निकलवा ली कहीं से। बीजेपी के पास रिपोर्ट आ गई होगी, मीडिया समूह के पास आ गई होगी, इसको सार्वजनिक कर दिया गया है, अखबार में भी केक की रिपोर्ट छप गई है। और अब आम आदमी पार्टी ने कल चिट्ठी लिख दी एलजी को
चिट्ठी लिखिए कि अभी पीएससी जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है उसकी बैठक में अगर रिपोर्ट भी आती, इसकी वो स्टडी करती, उसके बाद टेबल पे रखते, तब तक चुनाव की तारीख आ चुकी है। तो अब इस पर हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। अब केजरीवाल जहां तक वोटर की बात है, केजरीवाल वोटर की बात है, चलते चुनाव में सीएजी की रिपोर्ट क्यों टेबल करवाएंगे? बिल्कुल, लेकिन निश्चित रूप अब से। बड़ी खतरनाक होती है भाई सीएजी की रिपोर्ट। याद कीजिए 2012 से जो सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन मनमोहन सिंह जी की सरकार अकेले सीएजी ने गिरवा दी थी भाई। लेकिन जहां सीएजी के दावों ने जितनी सरकार जितनी सीएजी की रिपोर्ट आई थी उसको भी करेक्ट कर लीजिए, राजीव वो गांधी भी की और सरकार- बोफोर्स वाली भी, हाँ, राजीव दोनों ही गांधी गलत की साबित हुई है। ना वोटर्स हालांकि की बात दोनों है में सर। पॉलिटिकल बदलाव हो गया, दोनों मैं ही कह रहा हूं, मतलब खतरनाक खतरनाक साबित साबित हुई आप जो political। वोटर की बात कर रहे थे ना, वोटिंग का जो फर्जी वोटर जोड़ने का और नाम हटाने का, तो एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट आई है कि भाई टॉप 5 कॉन्स्टिट्यूंसी जहां वोटिंग का मतलब वोटर्स कितने कम हो गए। तो दिल्ली कैंटोनमेंट में 39% वोटर्स कम दिखा रहे हैं 2020 की तुलना में। न्यू दिल्ली में 25% वोटर कम हो गए हैं। राजेंद्र नगर में 11%, आरके पुरम में 11% और लक्ष्मी नगर में बढ़े भी 6.9%। तो होंगे, मतलब ऐड भी तो हुए होंगे। इसमें कम हुए। और जहां वोटर्स बढ़ गए हैं उसमें है बवाना में 20% वोटर बढ़े हैं, छतरपुर में 18%, किरारी में 16%, बुरारी में 16% और तुगलकाबाद में 15% वोटर्स बढ़ 25, चुके हैं। 30, 40% अगर वोट चेंज हो जाएगा तो फिर तो बदल जाएगा ना गेम। सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन केजरीवाल इतना नहीं कह रहे, लेकिन केजरीवाल का अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर उनका कहना 1 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और लगभग 15 से 20 हजार वोट जो है इधर से उधर हो रहा है। तो ये अगर ये हो जाएगा तो ये तो लोकतंत्र की हत्या होगी। इलेक्शन कमीशन को इस पर अपना वो देना चाहिए कि भाई वो तो मिला है इलेक्शन कमीशन से, वो बहुत तो से मिला है। इलेक्शन कमीशन को चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले इस पर अपना वो रखना चाहिए रुख कि क्या गड़बड़ हुई है, नहीं हुई है। ओके। नहीं हुई है तो भी ये साफ करना चाहिए कि भाई ये नहीं है। इसको नैरेटिव नहीं बना सकते आप, क्योंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी पर नहीं ना, इलेक्शन कमीशन पर हमला है। नहीं, केजरीवाल जी ने कमीशन कहा ने कि बताया था इसमें सर, लेकिन उस दिन- केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जो नीचे के अधिकारी हैं चुनाव आयोग के, ये बीजेपी के साथ मिल गए। ये उनका हो, लेकिन फाइनली तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी हो गई ना। तो चुनाव आयोग इस पर साफ करे। विस्तार से स्टैंड- बताया जिस दिन चुनाव की उस दिन, घोषणा हाँ, करी है चुनाव उस दिन हर आयोग चीज का चुनाव आयोग ने जवाब दिया। उसका बहुत जवाब विस्तार से चुनाव आयोग ने बताया है। ईवीएम पे उन्होंने जिक्र किया है, वोटर नहीं कम सर, होने का लेकिन जवाब अगर दिया। अगर पर नहीं, इल्जाम एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर है, स्पेसिफिक है तो उसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा ना, सफाई देनी स्पेसिफिक पड़ेगी। जवाब आए तो इसमें क्या बुराई है सर? नहीं, उन्होंने बताया कि भाई ये प्रोसेस नहीं है। अगर कहीं भी एक लिमिटेशन से ज्यादा आता है तो बगैर वेरिफिकेशन के, उसका घर देखे हुए, कि चुनाव स्पष्ट कहा है वोटर का नाम काटा ही नहीं जा सकता है। लेकिन मैं मानता हूं थोड़े बहुत, देखिए क्या है, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी इस संघर्ष में, इस युद्ध में कोई पहलू छोड़ना नहीं चाहती है। पहला इसका अर्थ है क्योंकि उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के बाद जो रिपोर्ट आई थी कि बीएलसी के से लेके कई जगह बीजेपी के वोटरों के नाम कटे थे, वोटर सामने आए थे, बाकी उनके नाम उसमें नहीं थे। तो उसको देखते हुए दिल्ली में एक अभियान की तरह कि हमारे वोटरों के नाम है या नहीं, कार्यकर्ता जाएं घरों में, जहां जहां जो उनको संदेह है वो बताएं, वार्ड मेंबर्स बताएं। तो वो एकदम बिल्कुल ग्राउंड के लेवल पर कुछ क्षेत्रों में काम किया है, ये निकल के आया है। ये आम आदमी पार्टी ज्यादा करती थी चुनावों में, पहले अपने वोटर। आप ये कह रहे हैं बीजेपी वाकई ये कर रही है, लेकिन वो जायज है जो वो कर रही है। जायज है कर रही है, क्योंकि अभी देखिए टेलीविजन चैनलों पर भी आ गया, लोग कैमरे जा रहे हैं। तुगलकाबाद में एक घर है, देखिए फर्जी वोटर की बात हो रही है, उसमें एक आदमी नहीं रहता है, 64 मुस्लिम वोट है वहां। वो घर वाला हिंदू है, कह रहा है मेरे घर के नाम पर कैसे हो गए। ऐसे 5 का तो स्टिंग आ गया है। तो अगर फर्जी वोट हो रहे हैं तो कम से कम मैं ये मानूंगा कि मुसलमानों का वोट तो बीजेपी नहीं जुड़वा सकती है। वो तो कहीं इतनी भयानक गलतियां हुई है। ये तो फिर और ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल नाकामी है। लेकिन अब यह है कि अब एक एक करके, दो करके कैसे भाई, इस पूरे दिल्ली में और मुंबई में अगर बांग्लादेशियों और उनके वोटर कार्ड मिल रहे हैं हमारे देश में, तो ये गैंग सक्रिय है ना। तो आपने तो अभी वोटर रोल्स रिवाइज किए हैं, तो वो क्या था फिर? वो ठीक है, देखिए वोटर लिस्ट में नीचे स्तर पर कुछ गड़बड़ियां होती है, लेकिन केजरीवाल जी जितनी करे इतने बड़े पैमाने पर तो हम लोगों ने नहीं देखी है कि कोई बीएलसी। तो फैक्ट्स है ना, 25% वोट कम हो गए और ज्यादा हो गए तो फैक्ट्स है। और आपने जो बात की वो उससे और ज्यादा प्रूव हो रही है कि जैसे उत्तर प्रदेश में शिकायत की थी भारतीय जनता पार्टी ने, तो उससे चुनाव नतीजे बदल गए। तो अरविंद जी भी तो यही कह रहे हैं कि चुनाव नतीजे नहीं बदले, वो चुनाव नतीजे, हाँ अब उपचुनाव में एक आध जगह कह सकते हैं। नहीं, अब मुझे इतना बताएं सर, इस पर लंबी चर्चा हो गई। केजरीवाल जी की चिंता जायज है या केजरीवाल जी चिंतित हैं तो मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है, मतलब चुनाव में, दोनों बातें हार रहे हैं चुनाव। इसका अर्थ इतना ही हुआ कि केजरीवाल जी इस समय अत्यंत ही जो है, एक होता है ना विचलन होता है, एक घबराहट पैदा हो जाती है कि भाई इस बार की जो युद्ध है वो थोड़ा कठिन हो गया। जो काम हमारे वर्कर्स करते थे सशक्त होकर के, उस तरह से अगर बीजेपी नीचे तक जा रही है तो समस्या
समस्या बढ़ेगी। उन्होंने तो अपने लिए भी आफत मोल ले लिया ना बोलते बोलते कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को लाला के फर्जी वोट बनाया जा रहा है। ये जो भाषा बोली है, आम आदमी पार्टी के नेता भी प्राइवेटली मानते हैं कि गलत बोल गए वो, और उसके कारण अब वो एक उल्टा पड़ गया है दाव इस समय। देखिए इस बार सीधा ये जो इस बार के केजरीवाल हैं वो 2015 और 20 से भिन्न परिस्थितियों में चुनाव लड़ना पड़ रहा है, गुणात्मक रूप से भिन्न है। पहले बीजेपी आरोप लगाती थी, जितनी घटनाएं हैं सब 2020 के बाद की आई है, ठीक बात, चाहे वो शराब घोटाले की हो, शीश महल का हो, बाकी चीजें तो वो पिछले 2 चुनाव से बिल्कुल अलग है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, अब ये भी चर्चा चल रही है कि क्या केजरीवाल सीट बदलेंगे और या दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ेंगे, 2 सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। सीट बदलने की संभावना तो मुझे नहीं लगती, 2 सीट से लड़ना चाहेंगे यदि जरूरत हो, क्योंकि आपने जो एक शब्द काम में लिया ना बहुत खूबसूरत है वो, कि वो चिंतित पे हैं और उनकी चिंता जायज भी है। समझे? अब वो 2 सीट से मुझे नहीं लगता कि वो इस सीट को छोड़ेंगे, इस सीट को छोड़कर तो पूरा का पूरा इलेक्शन बदल जाएगा उनका। वो ऐसा कर सकते हैं जैसे उस समय हुआ था, राहुल जी ने वायनाड और वहां से चुनाव लड़ा था, 2 सीट से चुनाव लड़ा अमेठी से, तो यहां पर भी कर सकते हैं कि केजरीवाल साहब 2 सीट से लड़ने चुनाव। नहीं, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल का 2 सीट से चुनाव लड़ना बहुत बड़ा मैसेज है ना सर। मैसेज है, लेकिन यदि छोड़ के दूसरी सीट से लड़ना तो और बड़ा मैसेज है। तो छोड़ के तो हो सकता है, जैसे और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई चीज अनथिंकेबल नहीं है। हाँ, वो कह दे कि इस पर फ्रॉड हो गया, इस सीट पर इसका तो चुनाव भी गलत हो रहा है, मुझे हराने तो की सारी एक्सरसाइज हो रही है। हाँ, हो सकता है, लेकिन वो उसका एक बड़ा मैसेज जाएगा और वो 2 सीटों से लड़े चुनाव तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कानून परेशान है। इसलिए मैंने कहा उनकी वो चिंतित भी हैं और उनकी चिंता जायज भी है। ठीक है, वो हिंदू बन गए, वो तो बहुत सारा भी वो भी कल वो ये बीजेपी की चिंता बताई, ये बीजेपी की चिंता है, अध्यक्ष भी बना दिए। ये बीजेपी की चिंता है कि वो हिंदू बन गए, अब उनके पास उनके लड़ने के लिए कुछ नहीं है कि कैसे लड़े। और ये जब आप कहते हैं कि शीश महल के बाद आप शराब पर आ गए, तो वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने हर शस्त्र को इस्तेमाल करती है ना, कि शीश महल से जितना हुआ है ठीक है, शराब घोटाले के भी जितना हो सकता है उसको भी इस्तेमाल किया जाए। महान श्री दिनेंद्र दास जी महाराज, महंत श्री धर्मदास जी महाराज, महंत ज्ञानी गुरजीत सिंह जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री सम्मानित श्री चंपत राय जी, विश्व हिंदू परिषद के हमारे केंद्रीय पदाधिकारी माननीय श्री दिनेश जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रभारी मंत्री अयोध्या श्री सूर्य प्रताप शाही जी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, अमित सिंह चौहान जी, अभय सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्य श्री अनिल मिश्र जी, गोपाल जी, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में प्रतिष्ठा द्वादशी के शुभ आयोजन के साक्षी बन रहे देश के कोने कोने से आए हुए सभी पूज्य संतजन, भक्तजन और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आपको, पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को और हर राम भक्त को प्रतिष्ठा द्वादशी की हृदय से बधाई देता हूं। उन सबके प्रति, आप सबके प्रति अपनी
मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। हिंदू पंचांग के अनुसार आज ही के दिन ठीक 1 वर्ष पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम लला का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ था और इसीलिए 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हिंदू पंचांग के अनुरूप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा आज प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में यानी पौष शुक्ल द्वादशी की इस पावन तिथि को आज प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में आयोजित करते हुए त्रिदिवसीय इस आयोजन का शुभारंभ किया गया है। स्वाभाविक रूप से 500 वर्षों का इतिहास और यह इंतजार जिनकी दूरदर्शिता से संपन्न होकर के आज इस गौरव की अनुभूति हम सबको हर राम भक्त को करा रही है, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति सबसे पहले कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम सब हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहनों और भाइयों, इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि के लिए चले एक लंबे आंदोलन को जो संविधान के दायरे में रह करके लोकतांत्रिक तरीके से जिस आंदोलन को एक मंच पर सजोने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन और नेतृत्व में सरदेय अशोक सिंघल जी ने आगे बढ़ाने का कार्य किया था, आज उनकी स्मृतियों को भी नमन करते हुए उन्हें मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, यहां पर जो बात अभी माननीय चंपत जी कह रहे थे, 22 दिसंबर 1949 रामलला का अपनी जन्मभूमि में प्रकटीकरण होना, जो इस पूरी लड़ाई की पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाता हुआ आज इन स्थितियों में पहुंचा कि हम 1 वर्ष की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यकाल के उपरांत आज यहां पर एकत्र होकर के इस मंगल गान के साथ अभिभूत होकर के गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। योगी जी बोल रहे थे अयोध्या में रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को आज 1 साल पूरे हुए हैं, उस अवसर पर वो बात कर रहे थे। आपने देखा आरएसएस का और अशोक सिंघल जी का, विश्व हिंदू परिषद का उन्होंने नाम लिया शुरुआत में ही बिल्कुल कि उनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया उसी की ये फलस्वरूप ये परिणति होते हुए आपने देखी कि राम मंदिर बना। मैं आपको महाराष्ट्र की खबर बता रहा था, वहां भी कुछ अजीब बातें हो रही हैं। मैं आपको 2 बयान सुनाता हूं। पहले संजय राउत का। संजय राउत कह रहे हैं कि अब हमने ये तय कर लिया है कि जो लोकल बॉडी इलेक्शन होंगे पुणे, कहाँ सर, नागपुर का, नागपुर और मुंबई का, पूरे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के सारे नगर निगम 20 हम अलग लड़ेंगे, ये हम कोई महाविकास अघाड़ी के तौर पर नहीं लड़ने जा रहे हैं। तो वो अलग हो रहे हैं, उनको समझ में आ गया कि भाई हमारा वोट, जो हमारा कोर मतदाता था वो तो अलग हो गया हमसे, जब हम इनके साथ आए हैं। तो असल परीक्षा तो यही हुई है जब ठाकरे जी के खेमा बदल लेने के बाद। दूसरा, फडणवीस जी ने जो स्टेटमेंट दिया
उन्होंने ये कहा कि सवाल हुआ कि अब आप कभी शरद पवार के बारे में के साथ जाने के बारे में तो नहीं सोच सकते ना। तो उन्होंने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ भी असंभव नहीं है, और मैंने यही देखा है राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अगर अजीत पवार हमारे साथ आ सकते हैं, उद्धव ठाकरे उनके साथ जा सकते हैं, तो मैं कैसे कह दूं कि कभी ये नहीं होगा जो आप कह रही हैं। मतलब शरद पवार को लेकर के उनका स्टेटमेंट था। कांग्रेस पार्टी से एक स्टेटमेंट आया, विजय वडेट्टीवार उनके सीनियर लीडर हैं, उनसे पूछा गया, अभी इससे पहले संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की थी, सुप्रिया सुले ने तारीफ की थी कि देवा भाऊ बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद, क्या गजब है ये। और अब विजय वडेट्टीवार ने तो एक यही कह दिया उन्होंने तो कि प्रधानमंत्री मोदी के वारिस बनने के पूरे गुण हैं इनमें। कहां पहुंचा दिया, मतलब सोचिए कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो तो दिल्ली की दौड़ में भी दिखाई दे रहे हैं हमको। सुनाता हूं आपको बयान। अकेले लड़ने जा रहे हैं मुंबई और नागपुर पूरा महाराष्ट्र में? देखो क्यों नहीं लड़ेंगे, लोकसभा में हम इंडिया ब्लॉक बनाया था, महाराष्ट्र में विधानसभा के लिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बनाई थी। आघाड़ी में बहुत से कार्यकर्ताओं का हम उनकी जो इच्छा रहती है लड़ने की वो पूरी नहीं कर सकते। तो लोकल बॉडीज, चाहे महानगर पालिका हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे नगर पालिका हो, वहाँ कार्यकर्ताओं को लड़ने का मौका देना चाहिए। हम नागपुर में भी अपने बल पर लड़ेंगे और मुंबई में भी लड़ेंगे, सभी जगह पर लड़ेंगे। म्हणूनच मी तुम्हाला एक सांगतो की तुम्ही जर 2019 नंतर माझं वक्तव्य बघितलं असेल तर ते थोडं गार्डेड असतं। याचं कारण 2019 नंतर 2024 पर्यंत ज्या घडामोडी घडल्या त्यातनं मला एक गोष्ट लक्षात आली, नेव्हर से नेव्हर। म्हणजे कुठलीही गोष्ट होणार नाही असं समजून कधी चालायचंच नाही। काही होऊ शकतं, म्हणजे झालं पाहिजे असं नाहीये, पण काही होऊ शकतं। उद्धव ठाकरे तिकडे जातात, अजित पवार इकडे येतात, काय राजकारणात काही होऊ शकतं। असं व्हावं असं बिलकुल नाही किंवा ते होणंही काही फार चांगलं आहे या मताचं मी नाही। पण आता शेवटी राजकारणामध्ये हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की खूप ठामपणे असं होणारच नाही असं ज्यावेळेस आपण म्हणतो त्यावेळेस राजकीय परिस्थिती तुम्हाला कुठे नेऊन बसवेल याचा काही भरोसा नसतो। सीएम झाले मला, आम्ही तर तुमच्याकडे हा सगळ्या काय महाराष्ट्रातील बघतोय ज्यांच्यामध्ये कर्तृत्व आहे, ज्यांच्यामध्ये कार्य करण्याची ताकद आणि हिंमत आहे। तुम्ही सुद्धा आता मोदी साहेबांचे वारसदार व्हावे स्वाभाविक आहे, त्यात काही। दो स्टेटमेंट मराठी में तो पहले ट्रांसलेशन दे देंगे आप। देवेंद्र फडणवीस ने जो बोला, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 2019 से लेकर 2024 का जो कार्यकाल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति का, उसको देखने के बाद मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। अच्छा। आप निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते कि राजनीति में नहीं होने वाला है। फिर उन्होंने कहा कि भाई उद्धव ठाकरे जो हमारे साथ लड़े वो वहां चले जाते हैं, अजित पवार जिनके खिलाफ हम जिंदगी भर लड़ते रहे वो हमारे पास आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। तो कभी ये मत कहो कि नहीं, ये कभी नहीं होने वाला है। भविष्य की राजनीति में आपको कहां राजनीति लेकर ले जाएगी आप ये आज नहीं कह सकते। तो राजनीति में जब जो आएगा उसको फेस करना पड़ता है, उसके सब निर्णय लेने पड़ते हैं। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट और खुले मन से इस बात को स्वीकार किया कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। कोई भी गठबंधन बन सकता है, कोई भी गठबंधन टूट सकता है। और वडेट्टीवार साहब क्या कह रहे थे? वडेट्टीवार तो कांग्रेस के बड़े नेता है, ये भी विदर्भ से ही आते हैं, ब्रह्मपुरी से विधायक हैं, विपक्ष के नेता रहे जब इसके पहले के सरकार में। उनका यह कहना था कि भाई देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके नेता है, सबको साथ लेकर चलते हैं, और उनका अपनी पार्टी के अलावा दूसरे पार्टी के अंदर भी जो सम्मान है जो नरेंद्र मोदी का जैसा है, तो ये देवेंद्र फडणवीस मोदी जी का स्थान लेने के लिए परफेक्ट है। फिर उन्होंने इस बात का भी जिक्र कहा है कि 2014 में कहा जाता था कि केंद्र में नरेंद्र, प्रदेश में देवेंद्र। तो बोले वही है कि अब नरेंद्र केंद्र में रहे, प्रदेश में देवेंद्र रहे, तो मैं चाहता हूं कि प्रदेश के देवेंद्र भी आगे केंद्र के नरेंद्र बने। उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। एक जरा बात उद्धव ठाकरे की कर लें सर। संजय राउत कह रहे हैं कि हम लोग लड़ा नहीं पाते हमारे वर्कर्स को, इसलिए अब हम सीट शेयरिंग नहीं करेंगे किसी के साथ, हम किसी के साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। देखिए जैसे दो चीज़ें हैं ना, जैसे देवेंद्र जी ने कहा नेवर से नेवर पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स इज गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। ऐसे संजय राउत जी की बात को मान के चलिए कि हर चीज़ का एक एक्सक्यूज़ है, उसको उसी समय तक के लिए लीजिए। हो सकता है इस चुनाव के बाद फिर जरूरत पड़े तो कहीं नहीं, मुद्दा बड़ा है। तो इसलिए उनकी बात को राष्ट्र हित में, राष्ट्र के, प्रदेश के हित में वो कोई भी फैसला कर सकते हैं। और राजनेताओं की ये खूबसूरत बात होती है, इसलिए मैं कहता हूँ उनका दिल बहुत बड़ा होता है। बॉटम लाइन वो जो संजय देवेंद्र फडणवीस जी ने कह दिया, नेवर से नेवर। राजनीति में सब कुछ मुमकिन है।